अब मेरे साथ ऐसा हो रहा था, टाइमली आगे आगे बढ़ के अब लोग कहते कि तुम लेस्बियन भी रह सकते थे, तुमने आगे ट्रांजिशन क्यों किया। मेरे को खुद के बॉडी पार्ट्स फील नहीं होते थे, जब मैं अपने चेस्ट एरिया पे हाथ लगाऊं मेरे को फील नहीं होता। अब एक फीमेल उसको खुश होती थी, और उस टाइम पे मेरे को होता था कि मैं कवर्ड रखूं उस चीज़ को, कि मेरे को नहीं है कि मैं दिखाऊं मेरी चेस्ट भी है। क्लोज आने में हिचकते थे आप कि भाई अगर आप किसी लड़के क्लोज आ रहे हो उस टाइम पे आपको होता था भाई क्यों कर रहा हूँ ऐसा? हाँ, कि अंदर से ऐसे फील नहीं आती थी कि यार कनेक्शन नहीं है, इनके साथ बॉन्ड बन नहीं पा रहा। काफ़ी लोगों ने मेरे कमेंट में भी पूछा उस चीज़ों के बारे में कि नाइट फॉल होता है या पीरियड्स आते हैं। तो फिर अब पीरियड्स मेरे बंद हो चुके हैं, नाइट फॉल मुझे आ ही नहीं सकता क्योंकि रिप्रोडक्शन सिस्टम चेंज नहीं हो। तो मेटियोप्लास्टी में क्या होगा कि इतने साइज़ का हो जाएगा, नेचुरली उसमें जो सेंसेशन थी वही रहेंगी और बाकी चीज़ें बंद हो जाएंगी। पेनिस का साइज है वो इतना सा इतना सा और रहेगा। वो बनाएंगे कैसे? आपकी स्किन से बनाएंगे? उसी स्किन को बंद करके उसकी लेंथनिंग करेंगे। अच्छा। बस वो होता था जब वॉशरूम जाना था तब पता लग जाता था। उस टाइम पे जब सर्जरी नहीं हुई थी तो मैंने फीमेल में जाना था, तब लड़कियां वीडियो बनाने लग जाती थी, वो देखो लड़का घुस गया। हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नया पॉडकास्ट में। न्यू पॉडकास्ट, न्यू गेस्ट, वेरी इंटरेस्टिंग गेस्ट। और इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हमने जो पहले पॉडकास्ट करे हैं इन कम्युनिटी के मेंबर्स के साथ, वो ट्रांस थे बट वो मेल टू फीमेल ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी। आज जो हमारे गेस्ट हैं फीमेल से मेल में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, और इनके साथ आज हम पहली बार इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम पहले कभी नहीं बैठे हैं ऐसे एक पर्सनैलिटी के साथ। जब हमने इनकी इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल देखी, हमने कहा इनकी स्टोरी, इनकी कहानी तो बाहर आनी बनती है। जेंडर डिस्फोरिया, जो ये मेंटल अनस्टेबिलिटी से जूझ रहे थे, अगर कोई पॉडकास्ट ये देख रहा है वो ऐसी मेंटल अनस्टेबिलिटी से जूझ रहा है, उसको थोड़ी सी हेल्प हो जाए, तो हमने कहा क्यों ना इनके साथ बैठा जाए, इनसे बातें की जाए। इनकी स्टोरी, इनकी कहानी आज हम जानेंगे। इनका नाम है TJ। तो भाई स्वागत है आपका हमारे शो में, हाथ मिलाइए। स्वागत है जी, स्वागत है जी, वेलकम है जी। तो शुरू करते हैं शुरुआत से, आपके बचपन से, आपकी जर्नी से। तो कब आपको ये रियलाइज़ होने लगा कि मैं एक फ़ीमेल बॉडी में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे मेल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए? क्योंकि ये बहुत ही रिस्की होता है, अपने सारे ऑर्गन्स को चेंज करना, एक हार्मोन्स को चेंज करना, जो आप नेचुरली नहीं हो उसमें ट्रांसफॉर्म करना खुद को। तो कब ये रियलाइजेशंस होने लगी? रियलाइजेशन मतलब स्कूल टाइम से था मेरे को, कि बचपन में ही बाहर खेलना, लड़कों के साथ खेलना और अकेले खेलना। बाकी लड़कियां तो मतलब चली जाती थी, ब्रेक हो गई तो क्लास में मैंने जाना, लंच ब्रेक में भी लड़कों के साथ खेलना, पूरे ग्राउंड में फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेल लेना। तो तब से वो मेरे को बोलते भी थे कि यार मर्द मर्द की तरह क्यों तूने रहना है। तो मेरे को लगता था कि यार अच्छा है, मेरे को ऐसे कंफर्टेबल लगता है। उसके बाद जाकर धीरे धीरे और पता लग गया कि 10th 11th में हमें आ गया सूट पहनना है। मेरा स्कूल था दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू में, तो वहाँ पे सारे ऐसे होते थे कि सूट पहनना है, और वो तो बन ठन के आएंगी सारी लड़कियाँ। तो मेरे को था कि यार मेरे लिए तो ऐसे सज़ा सी होगी ये सूट पहनना, क्यों पहनना है मुझको। तो वो कहते यूनिफॉर्म चेंज नहीं कर सकते तुम, ये तो ये यहाँ तो स्कूल चेंज कर लो। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलेगा, 2 साल ही तो निकालने हैं 11th 12th के जिसमें सूट में पहनना है। फिर मैंने सूट पहनना। अब मेरे को चलना आता नहीं था लड़कियों की तरह जैसे वो चलती हैं, तो मैंने लड़कों की तरह चलना, टांगे खोल के थोड़ा। तो जो टीचर्स होते थे मेरे को बोलते थे कि ये कैसे चलना है तूने टांगे खोल के, लड़कियों पे सूट नहीं करता है। मैंने कहा यार मेरे से नहीं चला जाता, मैं वैसे चलूँ तो मेरी टांगे अटक जाती हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। तो फिर कहती अच्छा ठीक है। फिर मतलब 2 साल काटे वो मैंने। उसके बाद घर वाले कहते कॉलेज में एडमिशन ले लो। अब कॉलेज का टाइम आया, उसमें भी एक कॉलेज जो पास में था वो कह रहे थे वहीं पे ले लो एडमिशन, नॉर्मली जो लेती हैं, तो उसमें आपको सूट ही पहनना पड़ेगा। मैंने कहा पहन लिया सूट मैंने, अब नहीं हो सकता। तो कहते फिर कहाँ पढ़ोगे, क्या करोगे। तो मैंने कहा मेरे को ड्रॉप करना है क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड है मेरा, तो मैं वो एम्स और इसकी तैयारी कर लूँ, नीट की। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मान गए। आकाश में मेरी एडमिशन होगी। तो फिर वहाँ पे मैंने 1 साल ड्रॉप कर लिया कि चलो सूट से तो बच जाएंगे। फिर सीट वगैरह जो निकली वो डेंटल और ये सब थी, तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं था उनमें। वैसे मैंने सोचा था अगर डॉक्टर बनूँ तो गायनिक का ही करना है मेरे को। फिर मैंने कहा नहीं, ड्रॉप कर दो ये प्लान। अब सीट नहीं निकली तो मैं बायोटेक्नोलॉजी करूँ। फिर चंडीगढ़ मेरे को जाना था कि वहाँ जाके पढूँ, क्योंकि जम्मू एरिया में इतनी इस चीज़ की डेवलपमेंट हुई नहीं थी। फिर वहाँ एडमिशन लिया मैंने। घर वाले कहते कि वहाँ इतनी दूर कैसे जाना है, तुम यहीं पे पढ़ लो। अब हमारे घर में सारे लड़के पैदा हुए थे, पहली लड़की पैदा हुई थी या। तो काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं कि शायद इसके माँ बाप का मतलब एक ही औलाद है, इसीलिए इसने ट्रांसफॉर्मेशन कराया मर्द बनने के लिए। तो ऐसा नहीं है, मेरा 3 साल छोटा भाई है, तो वो भी मतलब अच्छा खासा है। तो वो घर वाले खुश हैं उससे भी। तो घर वाले बोलते थे सूट वगैरह पहनना शुरू कर लो, अब अच्छा नहीं लगता, रिलेटिव्स भी बोलते हैं।
तो मैंने कहा नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरे को कंफर्टेबल नहीं, मेरे को सूट भी चुभता है यहाँ से, ये ऐसे रखना है। कहते मेकअप कर लो थोड़ा। मैंने कहा यार मेकअप मेरे को आता नहीं है और आप मेरे पे करोगे सूट नहीं करेगा, अजीब सी शक्ल लगेगी, मुझे खुद में शीशा नहीं देखा जाएगा। तो कहते अच्छा ठीक है। वो भी थोड़ा नॉर्मली होते हैं कि शायद इसको आगे पीछे एक्सप्लोर करके ना पता लग जाएगा चीज़ों के बारे में कि लड़कियां रहती कैसे। तो मैंने कहा ठीक है आपको जैसे लग रहा है वैसे ही रहने दो, अब मुझे जाने दो पढ़ने के लिए बाहर। उसके बाद बाहर गए कॉलेज, तो घर वाले काफ़ी रोक रहे थे मुझे कि मत जा, लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं होता है बाहर जाना, और तू अकेले है, सारे घर के लड़के तो आज तक बाहर गए नहीं, यहीं पढ़ते आए हैं। मैंने कहा नहीं यहाँ पे मेरे को अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी। तो मैंने मार्क्स भी अच्छे खासे ले लिए होते थे, वो खुश थे कि चल ठीक है करना है तो जा चले जा। गए वहाँ पे जाके पता लगा कि यार दुनिया क्या होती है, क्योंकि वहाँ पे अब चंडीगढ़ था, सारी जगहों से और लोग आ रहे थे, और ये सबसे बेस्ट वो था कि सूट नहीं पहनना था, कुछ भी पहन सकते हो कैजुअल। तो यूनिफॉर्म उधर थी, वो भी मतलब पैंट, लड़कियाँ भी पैंट लगा रही थी और कोट लगाते थे। तो मैंने कहा सही है ये बेस्ट है। घर वालों के साथ निकल के मैंने रास्ते में ऐसे चूज़ किया था हाँ ये कॉलेज इधर ही करा दो। तो कहते अच्छा ठीक है यहीं ले लो। फिर उसके बाद 3 साल का वो कॉलेज चला। उसी ड्यूरेशन में मैंने एक्सप्लोर किया इन चीज़ों को कि रिसर्च करना, मेडिकल था, बायोटेक्नोलॉजी लिया हुआ था, रिसर्च करके पता लगा कि डीएनए हाँ मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है। तो मेरे को मतलब पहले क्यों ऐसे लड़कों जैसा लगने लग गया। स्टार्टिंग में 12th तक हाँ रिलेशन मैंने रखे थे लड़कों के साथ भी, वो बेचारे देखेंगे पॉडकास्ट बोले उनको याद आ जाएगा कि हाँ हाँ हमारे साथ था। तो फिर मैंने कहा कि यार मेरे साथ रिलेशन मत रखो, मेरे से कंफर्टेबल होता नहीं है उस लेवल का। तो वो कहते अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब लड़की है तू, तेरे से क्यों नहीं हो रहा। मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं रखना। तो कहते अच्छा ठीक है, मान जाते थे। 1-2 महीने का रिलेशन होता था। क्लोज आने में हिचकते थे आप कि भाई अगर आप किसी लड़के क्लोज आ रहे हो उस टाइम पे आपको होता था भाई क्यों कर रहा हूँ ऐसा? हाँ कि अंदर से ऐसे फील नहीं आती थी कि यार कनेक्शन नहीं है, इनके साथ बॉन्ड बन नहीं पा रहा। वो अराउज नहीं होते थे आप अंदर से, मतलब वो फीलिंग्स नहीं डेवलप होती थी कि यार मैं इसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाऊं या कुछ ऐसा। हाँ जैसे आप मान सकते हो कि बटरफ्लाई वाली फील आती है ना किसी हाँ, और नए रिलेशनशिप में तो और आती है। को, वही वैसा हो नहीं रहा। और फिर मेरे को होता था रखना क्यों है, फिर नाम का टैग क्यों लगाना। हाँ अच्छा। तो फिर 12th के बाद ही मतलब जब कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई थी तब पता लगा मेरे को कि यार लड़कियां कनेक्ट करके ना मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। हाँ अच्छा। लड़कियों से कनेक्शन किया तो ऐसे पेट में ऐसा उड़ने लगी थी, इसलिए मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए, गलत हो गया। तो फिर लड़कियों से खिंच रहा हूँ भाई, ये क्या चल रहा है। ये तो गलत है, मतलब अभी तो ऐसा कुछ हमें बताया भी नहीं गया कि उन टाइम पे, ये काफ़ी 10 साल पुरानी बातें हैं, सोशल मीडिया पे भी कुछ नहीं था कि किसी ने बोला होगा ये अवेयरनेस है। अभी जैसे बढ़ रही है अच्छी बात है, आगे वालों को पता लग जाएगा कि ये चीज़ नॉर्मल है। तो तब हमें ऐसे खुद में भी डर लगता था यार ये किसी को पता लगेगा कि लड़की की तरफ तितलियाँ उड़ रही हैं, किसको बोलूँ। तो फिर बोल दिया, मैंने कहा चलो ठीक है बोल के देख लेते हैं। और आगे पीछे ऐसा भी नहीं है कि कहीं उनको ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना किसी से कि ये ऐसा है तो मैं भी ऐसा बन जाऊँ। मेरे आगे पीछे कोई भी ऐसा नहीं था कि जो जिसने ट्रांसफॉर्मेशन ली हो। तो फिर मेरे को था कि यार मेरे को अगर मैं अलग हूँ तो ठीक है, वैसे ही एक्सेप्ट करूँ मैं खुद को, ठीक है। बाकी कनेक्शन हुआ, फिर रिलेशनशिप बना, उसके बाद अभी तक वैसे ही चल रहा है। रिलेशनशिप कब बना था आपका, कब आए थे रिलेशनशिप में? मैं 2019 नहीं, उससे भी पहले 16-17 से स्टार्ट हो चुका था कॉलेज लाइफ से हम। तो आपके जो पार्टनर थे वो उन्होंने आपको फीमेल बॉडी में ही एक्सेप्ट कर लिया था? पूरा वैसे ही तो एक्सेप्ट। उस टाइम पे कैसे आइडेंटिफाई करते थे अपने आप को, आप और आपके पार्टनर? वो अपने में स्ट्रेट ही थी और मेरे को खुद में स्ट्रेट फील आती थी ऐसे एज अ लड़का सोच के कि मेरा माइंडसेट एकदम ऐसे हो गया था कि खुद में लड़का है और लड़का मान लिया तभी मेरे को लड़की पसंद आ रही है। अच्छा, तो आपके पार्टनर ने भी आपको एज अ बॉय एक्सेप्ट कर लिया था जबकि आप उस टाइम फीमेल बॉडी में ही थे? क्योंकि वैसा क्या होता है, आपने काफ़ी अपने टाइम पे भी देखा होगा, टॉम बॉय लड़कियाँ होती हैं, करेक्ट, ठीक है, कि लड़कों की तरह रहती है। उस टाइम पे मेरी लाइफ भी वैसी थी। बट वो टॉम बॉयज में ये होता है ना भाई, वो अट्रैक्ट तो बॉयज ही होती है, बेशक उनका रहन सहन और चाल चलन होता है बॉयज की तरह थोड़ा सा टॉम बॉयज, बट वो अट्रैक्ट तो बॉयज से ही होती है और वो रहती कंप्लीटली स्ट्रेट है। वो तो टॉम हाँ बॉयज वो कुछ होती हैं और कुछ का ज़्यादा जो एक्सट्रीम लेवल चला जाता है और वो बिल्कुल ही फील नहीं कर पाते, वो अट्रैक्ट ज़रूर हो जाते हैं। काफ़ी टॉम बॉय होंगी जिनका मतलब फीमेल से हुआ है कनेक्शन, तो वो फिर एज लेस्बियन खुद को वो काउंट कर लेते हैं कि हम वो ही हैं और कंफर्टेबल हैं। अब मेरे साथ ऐसा हो रहा था, टाइमली आगे आगे बढ़ के अब लोग कहते हैं कि तुम लेस्बियन भी रह सकते थे, तुमने आगे ट्रांजिशन क्यों किया? उसका आंसर ये है कि मेरे को खुद के बॉडी पार्ट्स फील नहीं होते थे। जब मैं अपने चेस्ट एरिया पे हाथ लगाऊं मेरे को फील नहीं होता। अब एक फीमेल उसको खुश होती थी और उस टाइम पे मेरे को होता था कि मैं कवर्ड रखूं उस चीज़ को, कि मेरे को नहीं है कि मैं दिखाऊं मेरी चेस्ट भी है। ये काफ़ी लोग जूझते भी हैं इन चीज़ों से कि यार ये चीज़ हट जानी चाहिए, कंफर्टेबल नहीं है हम इन चीज़ों में। मैंने कहा यार चलते रहने दो,
ऐसे रहना, खुले खुले कपड़े लगाने पड़ते थे। होता ही था कि यार नहीं होनी चाहिए थी। काफ़ी सालों तक ये चलता रहा। फिर कॉलेज में मैंने कहा हाँ ठीक है, ये टाइम कटा। उसके बाद एडमिशन मैं लूँ बाहर, और बाहर चले जाऊँ इंडिया के बाहर? पर हाँ, इस इंडिया के बाहर। कॉलेज के दौरान लोगों ने आपको खुद से टैग दिया, जैसे देखते खुद हैं से हाँ ये टैग दिया जब मैंने बाल काटे। लेस्बियंस या ऐसा कुछ टैग मिला था आपको? ऐसे काफ़ी मिलते थे। मेरे सामने कोई नहीं बोलता था क्योंकि उनको डर लगता था, क्योंकि जैसे लोग मेरे को ट्रोल करते हैं मैंने भी उनको ट्रोल किया होता था। चलते चलते ओए ये ऐसा दिख रहा है, ये वैसा है, वैसे ही मतलब मजाक में। और मेरे को था कि अगर मेरे में मजाक करने की क्षमता है तो उसको एक्सेप्ट करने की भी क्षमता होनी चाहिए, कि उसमें बुरा नहीं फील करना है। तो काफ़ी लोग ट्रोल करते हैं अभी भी मेरे को बुरा नहीं लगता। काफ़ी लोग दूसरे भी हैं जो सुसाइडल तक चले जाते हैं, उनके थॉट आ जाते हैं कि हमें बुरा लग रहा है, ये जो इनको ऐसा कुछ हो रहा है। और ट्रोल किस लेवल पे ज़्यादा, किस लेवल पे? काफ़ी गालियाँ चलती थी, कुछ भी बोल रहे हैं पीछे से सुनने को दूसरे से मिलता था, पर मेरे सामने वहाँ पे कोई भी नहीं बोलता। शायद आपके सामने भी कोई नहीं बोलता, पीछे से वीडियो से गालियाँ देते हों, कुछ होते होंगे ऐसे। ये तो फिर है ही, ये तो ऑफ कोर्स, ये तो हर किसी के साथ है। हाँ, तो फिर मेरे को पर मेजर हुआ है कभी, कुछ ऐसा हो गया हो मेजर कि आपको सच में बुरा लग गया उस दिन? नहीं, कॉलेज लाइफ में नहीं बुरा लगा, पर ऑस्ट्रेलिया में एक बार हुआ था ऐसा इंसिडेंट जो मेरे को बुरा लगा था। हिलाया था उस इंसिडेंट ने मेरे को कि ऐसा कुछ हुआ है। वो ऐसा था कि ट्रांसफॉर्मेशन मेरी काफ़ी, ये दाढ़ी वाड़ी ये सर्जरी का हो चुका था। वहाँ पे लड़के ही रहते हैं मेरे साथ, ऐसे फ्लैटमेट, मैंने फीमेल्स नहीं रखी हैं। अच्छा। तो वहाँ पे कनेक्शन ऐसा था कि वो अपने दोस्त लाते थे, मेरे वहाँ पे दोस्त नहीं हैं, तो उन्हीं की साइड से दोस्त आ गए, पार्टी वार्टी कर रहे हैं। फिर वहाँ पे कोई बैठा था, वो अब थे 20-21 साल के लड़के। ये अंग्रेजों का ही ग्रुप था आपका या इंडियंस के साथ? इंडियंस थे ये सब। तो वो 20-21 साल के लड़के थे। मैंने पार्टी में ज्वाइन किया। वो मेरे को, जो मेरे घर वाले वो तो काफ़ी खुश होते हैं, सपोर्ट करते हैं। वो तो 4-5 साल हो गए सपोर्ट करते हैं वहाँ पे। फिर वो अपने दोस्त जो जो नए आते हैं उनको खुशी से बताते हैं ओए इसने ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन लिया। वो मानते हैं कि यार पागल बना रहे हैं। तो फिर कहते कि अच्छा, फिर बैठ जाते हैं ऐसे सहम के, ठीक है आधे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उस झुंड में 1-2 ऐसे आए, तो वो बैठा साथ में मेरे इधर था, तो उसके आगे और लड़के थे। अब मेरी साइड ना वो टर्न होके बैठ गया, तो अब पार्टी चल रही है, बीट कर लिया आपकी पीट तरफ? कर ली मतलब ऐसे। तो बाकी उन्होंने कहा यार सीधा बैठ क्या हो गया तेरे को। तो वो उसको चढ़ी भी हुई थी, तो फिर अब क्या हिट हुआ पता नहीं। वो ऐसे पीट करके बोलता यार मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो वो कहते क्यों, क्या हो गया तेरे को। कहते मेरे को घिन आ रही है इससे, ये इसने ऐसे बैठा हुआ है। तो वो कहते कि क्यों। मैं फिर मेरे को ऐसे माइंड में मेरे को भी ऐसे स्ट्राइक हो गया कि यार ऐसा क्या कर दिया मैंने कि किसी को घिन भी आ सकती कि ऐसा कुछ हो गया है। वो बड़ा ऐसे इंसिडेंट बस हिलाने वाला था कि अगर इसको घिन आ रही है तो ऐसी कितनी जनता होगी जिनको मेरे से घिन आती होगी वीडियोस देखी। यार अंडर प्रेशर ऐसे लगता होगा कि यार ये क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, नेचर के साथ। डीप थॉट्स में चले गए आप अपने ही? अपने ही मतलब खुद में ऐसे क्वेश्चनिंग होगी मेरे को कि यार क्या ऐसा कर दिया कि दूसरे को बुरा लग रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि ये मेरे बिल पे करेगा बैठ के, बट फिर भी खुद में ऐसा हो रहा था कि ठीक है इसकी ऐसी चॉइस होगी, उसका माइंडसेट वैसा नहीं बना है एक्सेप्टेंस के लिए, तो उसको भी एक्सेप्ट मैं खुद में कर लूँ। और कितने लोग हैं आगे जो होंगे जिनसे नहीं हो पाएगा एक्सेप्ट। हर एक वैसा माइंड थॉट नहीं रखता कि ओपन हो जाएंगे कि इसको भी एक्सेप्ट किया। कई चीज़ें होंगी जो मेरे से भी एक्सेप्ट नहीं होती। शायद मेरे साथ अचानक से, मैंने आज तक कोई ट्रांस फीमेल अपने पास में नहीं देखी, तो मेरे साथ कोई बैठ जाए तो पहले मैं सोचूं, मैं खुद में भी सोचूं कि अच्छा इसने भी वो ट्रांसफॉर्मेशन लिया है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे अगर वो बात करें, हाँ पता लग जाएगा कि ठीक है कि कंफर्टेबल उस लेवल तक होना है इनसे, उनको उनकी रिस्पेक्ट चाहिए, तुम्हें अपनी चाहिए, तो वहाँ तक रखो। फिर उसके माइंड सोचा मैंने कि ऐसा चला होगा शायद इसलिए घिन आने लग गई है। फिर वो थॉट बड़ा हिला गया। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो जाने दो। अब मैंने इतनी जनता के आगे आके देखा रील्स में, मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे कभी गालियाँ पड़ सकती हैं। जब मैंने पिछले साल ही अकाउंट स्टार्ट किया, अपना नाम ऐसे डाल दिया कि ये मेरा नाम है, ये मेरी रील स्टार्ट हुई, और रीच बढ़ के आगे जब ट्रॉल शुरू हुआ काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ गए गालियों भरे। मैं सोचूं यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे को गालियाँ पड़ रही हैं, ऐसा काम क्या किया है। मैं शक्ल भी ठीक है मेरी, ऐसे तो पढ़नी नहीं चाहिए कि शक्ल से ट्रॉल कर दिया। तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बोलने स्टार्ट हो गए कि हाँ मतलब वही अजीब से सलवार में तलवार हो गई, ये तो सबको वो थॉट है ही है। आपने काउंटर भी करा हुआ इसका? काउंटर मैंने किसी को भी नहीं किए होते, कमेंट में मैंने हंसी मजाक में लिए होते हैं। और यही होता है ना, लड़के मजाक करते हैं तो उसमें सहन तो करना होता है, लड़कियां चिढ़ जाती हैं ये तो इनको लगता ही है। करेक्ट बात। आप उल्टा बोल देते हो कुछ, जैसे कमेंट में लिख दिया? कमेंट में किसी को बोल दिया होगा हाँ तेरे साथ भी होए, जैसे आधे तो लोग बोलते हैं तू सुसाइड कर ले, मैं तू भी कर ले, साथ में चलते हैं मतलब ऐसे मजाक में कि जितना मजाक मैं कर पाऊँ वैसे लेकर आगे बढ़ो।
उनसे चिढ़ के गालियां देना खुद की गिराने वाली बात है। एक को गिराया तो 10 और नीचे शुरू हो जाएंगे कमेंट पे कमेंट, हाँ तू ये अच्छा बोल दिया, काफियों को तो बोलेंगे हाँ है तो औरत ही ना, अच्छा ही बोलेगी। मतलब समझ रहे हो, इससे लड़ा नहीं जाएगा। इसलिए मैं कुछ भी बोल दूं, कुछ मुद्दा जनता तो से तुम है। लड़ नहीं सकते, वो तो भाई बैठी है, उनको तो जो वैल्यू लोग हैं वो लोग कमेंट करेंगे, वो करेंगे बहसबाजी। तो हाँ, तो वो मुद्दा तो उनको कुछ भी चाहिए कि ये अपनी तरफ से बस उठे तो हम आएंगे 10 बंदे। उसको नीचे दिखाएं बैठ के कमेंट में। हाँ, तो भाई अभी तक जो आपकी जर्नी चल रही थी, अभी तक आपको शूट से प्रॉब्लम थी, कॉलेज में आपका रिलेशन बना, तो आपके माइंड में ये कब आया अब मैं यार ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करता हूँ कि मैं अब बॉडी चेंज कर लूँगा? और जो साइकाइट्रिस्ट से आपकी मीटिंग हुई उसके बारे में थोड़ा बताओ। ये हुआ था 2020 के आसपास ही, कोविड का जो टाइम चल रहा था, बॉर्डर्स हो गए बंद, मैंने ऑस्ट्रेलिया में फंस लिया था और इंडिया आ नहीं सकते थे। अच्छा, तब आप ऑस्ट्रेलिया जा चुके थे एज अ फीमेल, आप जा चुके As a थे female, और आपके पार्टनर से क्या अंडरस्टैंडिंग थी आपकी? उन्हें पता था कि आप ऐसा करने वाले हो या क्या? हाँ, उनको मैंने बताया हुआ था कि मैंने ऐसे ही रहना है और आगे आगे ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। इवन रोका था कि यार इतना सब करना ही क्यों है, जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया किसके लिए करना है। मैंने कहा किसी और के लिए तो नहीं करना है, खुद के लिए ही करना है। काफ़ी लोग बोलते हैं किसी लड़की के लिए कर लिया होगा उसने, या किसी लड़के के लिए उसने चेंज हो लिया। तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को खुद में खुशी मिलेगी इस चीज़ को, और मैंने अपने आप को देखा हुआ वैसे बनना है, तो वैसे बन के ही मैंने सांस लेनी। पार्टनर और फैमिली से डिस्कस किया था आपने? हाँ, वैसे धीरे धीरे ही डिस्कस किया, ऐसे तो है नहीं कि सब ओपन माइंडेड है। उनको बोला ये हो गया, वो कहते हैं ये कौन सी बीमारी है, तो कोई नहीं ठीक हो जाओगे, 30 साल के हो जाओगे ठीक हो जाओगे। मैंने कहा नहीं, अब तो मेरी 28 उम्र हो रही है, अब भी नहीं हो रहा, तो अब तो मैं सर्जरी तक जाऊँ। तो फिर इसी साल मतलब स्टार्टिंग में ही मैंने सर्जरी प्रोसीड स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने कहा इतना टाइम ले लिया मैंने, अब आप देखो आज से 5-6 साल और आगे मेरे को डिले करवाओगे, तब तो सर्जरी की रिकवरी भी नहीं होएगी। 40 में तो ऐसे ही बुढ़ापा आ जाएगा, स्किन लटक जाएगी, क्या कुछ भी नहीं होने वाला। अभी मेरे को करने तो इतने साल आपके लिए मैंने 25-26 साल काटे हैं कि आप खुश रहो, अब मेरे लिए 10 साल खुश रह लो। तो फिर वो भी कहते चलो ठीक है, धीरे धीरे माने, 1-2 साल लगे। कोविड का टाइम था, वहाँ से मैंने बोला कि अब मैंने ट्रांजिशन स्टार्ट करना है। तो वो थे इंजेक्शंस वगैरह जो स्टार्ट होने थे। सबसे बट पहले उससे पहले आपको एक साइकाइट्रिस्ट, उससे पहले मेरे को खुद भी नहीं पता था। वहाँ पे होता है एक जीपी, अब वो न्यू है सब कुछ ना। जीपी क्या होता है? जनरल प्रैक्टिशनर। ओके। ठीक है, तो जीपी वहाँ का आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हो। यहाँ पे तो गए सीधा स्पेशलिस्ट के पास? सामान ले लिया, हाँ स्पेशलिस्ट भी नहीं है यहाँ पे, तो सीधा चले जाओ दवाई ले लो। अगर मैं बोल दूँ हार्मोन ये वाला लेना स्टार्ट कर दो, पूछते भी नहीं है कि क्यों लेना है? कुछ नहीं पूछेंगे, वो दे देंगे काउंटर पे यहाँ पे। पर वहाँ पे अगर एक डोज ऐसी है, उससे एक्स्ट्रा कुछ दिन, 1 दिन पहले भी नहीं ले सकते, इतना वो स्ट्रिक्ट चलता है। अब जीपी से पूछा, जीपी मेरा ना पाकिस्तान से थे वहाँ पे, तो वो ऐसे डर गए। अब थोड़े ना मुस्लिम में होता है कि ये ट्रांजिशन को ना थोड़ा हराम टाइप मान लेते हैं कि पता नहीं मुझे। अब वो कहते कि ये क्या चीज़ होती है, क्यों करना है आपको ऐसे। मैंने कहा मेरे को ऐसा फ़ील होता है। तो अब वो मना भी नहीं कर सकते वहाँ पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर्स मना नहीं कर सकते किसी चीज़ को। तो कहते अभी भी आप ना वेट कर लो, आराम से सोचो इस बारे में। मैंने अब तब मेरी एज थी मान लो 23-24 के आसपास। मैंने कहा यार नहीं, आप मेरा ना स्टार्ट करा दो। उन डॉक्टर ने 3-4 महीने मेरे को और डिले का टाइम दिया कि थोड़ा सोच लो फिर कर लेना प्रोसीड। फिर मैंने कहा डॉक्टर नहीं, आप दे दो मेरे को लेटर स्पेशलिस्ट का, मैं बात कर लूँ। अब डॉक्टर ने मेरे को स्पेशलिस्ट दिए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, वो हार्मोन के थे कि ठीक है इसको हार्मोन ही शुरू करने होंगे, वहाँ जाएंगे। अब जब वहाँ गए, उन डॉक्टर ने कहा जब तक हमारे पास साइकाइट्रिस्ट का नहीं आता अप्रूवल, हम आपको हार्मोन नहीं दे सकते। और वो इंडिया में भी है ये चीज़, यहाँ पर भी लागू होती है कि तुम्हें लेना पड़ेगा साइकाट्रिस्ट से परमिशन। साइकाइट्रिस्ट ही सबसे बड़ा वो है कि मेंटल हेल्थ को वो जज करेगा कि तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा चल रहा है। उसके बाद वो बोलेगा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के साथ कि तुम अब प्रोसीड कर लो। अब वो लेटर होता था, उसमें सेशन भी होते थे। काफ़ी लोगों ने पूछा कि मतलब क्या पूछते हैं, क्वेश्चनिंग होती है कि हाँ क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ। थोड़ी देर के लिए सेशन लेके बातचीत करेंगे, फिर और क्वेश्चनिंग करेंगे डॉक्टर। फिर कुछ इन्होंने मेरे को टेस्ट के लिए क्विज वगैरह भी दी थी कि ये सॉल्व करके दिखाओ। भाई थोड़े क्वेश्चंस आप बता सकते हो जिससे आपको भी रियलाइज़ हुआ हो कि हाँ यार, डॉक्टर भी कंफर्म करता है कि हाँ यही है? क्वेश्चंस काफ़ी वो थे। पहले तो वो कपड़ों की रिगार्डिंग ही उन्होंने डिस्कस किया कि क्यों पहनने हैं तुमको, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तो फिर उसके बाद कुछ क्विज ऐसे नॉर्मल जीके वाली होती थी कि उनको था कि ये सॉल्व कर पाते हैं, समझ पा रहे हैं ये चीज़ क्या लिखी हुई है। मतलब ये बिल्कुल सेन है कि नहीं, ओके है कि नहीं, मतलब जनरल क्वेश्चंस? जनरल, एकदम जनरल कि यहाँ ये चल रहा है, ये स्टेट कहाँ पे है, ऐसा मतलब वैसा मान लो।
ऐसा कुछ भी टेस्ट हो सकता है कि नॉर्मल, करंट अफेयर्स पूछ लिए जनरली? मतलब ज़्यादा पढ़ाई पे भी नहीं चले जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन होंगे कि हाँ अगर ये वर्ड बनता है ऐसे क्यों बन रहा है, ABCD में ये बता दो, इसके बाद क्या आता है, बड़े जनरल। मतलब को देखना होता है, नॉर्मल है बंदा बिल्कुल भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। किसी कोई और प्रॉब्लम मिक्स नहीं हो रही बेसिकली। ओके। तो वो टेस्ट होने के बाद आगे लेटर इशू करते हैं डॉक्टर। वो साइकोलॉजिस्ट के साथ टेस्ट हुआ, उसके बाद साइकाइट्रिस्ट लेटर दे गया, फिर दिया एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को वो लेटर, उन्होंने स्टार्ट कर दिया हार्मोन। अब मेरे स्टार्ट मतलब यहाँ पे तो इंजेक्शन स्टार्ट हुए थे डायरेक्टली, मेरे डॉक्टर ने वहाँ पे बोल दिया, कहते कि मैं स्लो करवाऊँगा। मैंने कहा वो क्यों? कहते क्या होता है, हमने काफ़ी वो लोग देखे जिन्होंने टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लिए, एग्रेशन में ज़्यादा जल्दी आ गए, तो और पिंपल्स काफ़ी ज़्यादा होने लग जाते हैं टेस्टोस्टेरोन में, तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ वो है स्लो जाएंगे। मैंने कहा डॉक्टर ये आप लेट करवा दोगे मेरे को, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन लेट होएगी। तो कहते ऐसा कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे पे ट्रस्ट रखो, आपको वहाँ तक पहुँचा दूँ। तो अब उन्होंने कहा मेरे को जेल यूज़ करनी है, इंजेक्शन की जगह जेल होता है एक, जैसे सैनिटाइज़र का पंप होता है ना, वैसे वहाँ पे वो पंप था। पंप मुझे आर्म पे लगाना था, यहाँ पे लगा सकते हो और पेट में लगा सकते हो। तो वो कहता था पहले एक पंप मारना है आपने 3 महीने तक, एक पंप यूज़ किया, मतलब धोया नहाया वहाँ पे लगा दिया, धीरे धीरे उसी से। तो वो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का ही हाँ, पंप है? वो तो वो पंप स्किन से आपकी बॉडी में जा रहा स्किन है? से जा रहा था। ओके। तो यहाँ भी होंगे, पर काफ़ी डॉक्टर नहीं रेकमेंड करते, वो मुझे नहीं पता क्यों, पर काफ़ी मेरे को लगता है कि उस चीज़ से ना मेरा एग्रेशन तो कभी आया ही नहीं उस स्टेज पे। तो वहाँ पे वो अब नॉर्मली स्टार्ट हुआ। मैंने कहा अब 3 महीने हो गए, फिर डॉक्टर से मिलना होता था, फिर डॉक्टर कहते थे अब आप 2 पंप लो, फिर 3 महीने 2 पंप लिए। क्या क्या नोटिस हो रहे थे आपको चेंज अपनी बॉडी में? तो अब 3 महीने में मान लो पीरियड्स बंद हो गए, उसके बाद कभी आए ही नहीं। जब तक आप वो इंजेक्शन ले रहे हो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन उसको रोक रहा है, जो तुम्हारा एस्ट्रोजन है वो बनाना, जो उसका फंक्शन है वो सब रुक गया। तो काफ़ी लोगों ने मेरे कमेंट में भी पूछा उस चीज़ों के बारे में कि पीरियड्स आते हैं भाई तेरे को, तो नाइट फॉल होता है या पीरियड्स आते हैं। तो फिर अब पीरियड्स मेरे बंद हो चुके हैं, नाइट फॉल मुझे आ ही नहीं सकता, क्योंकि रिप्रोडक्शन सिस्टम चेंज नहीं होता, वो वैसे ही रहेगा। फिर आगे आगे बढ़े, पीरियड्स बंद हो गए, 6-7 महीने तक मेरी आवाज़ चेंज होने लगी, भारी होगी, 1 साल तक और भारी होगी। अब 1 साल तक पंप ही चल रहा था वो वाला? हाँ, वो 1 साल तक डॉक्टर ने मेरे को जेल तक रेकमेंड किया। फिर मैंने थकार के डॉक्टर को बोला, मैं डॉक्टर पैसे बहुत लग रहे हैं इस जेल में, अब आप इंजेक्शन दे दो। और मुझे पता था इंजेक्शन वहाँ का ऐसा है कि 3 महीने में 1 लगाना है, ख़त्म। वो रोज़ उठ के लगाना है, मतलब चल रहा है, डेली है वो मेरे लिए हेडेक की, ये करना ही करना है। अच्छा, इन सब के पैसों के लिए घर से हेल्प मिल रही थी आपको? बढ़िया। नहीं, फाइनेंशियली मैंने खुद ही वहाँ पे ये पार्ट टाइम जॉब करके किया हुआ बट घर वालों को मालूम था कि तुम ये ट्रीटमेंट तो खुद से स्टार्ट करवा कर रहे हो? हाँ, तो उनसे मैंने कभी भी हेल्प नहीं ली, बस पढ़ाई का वो भी लोन लिया था मैंने। तो वहाँ पे जाने के लिए 40 लाख का लोन था मेरे सिर पे। अब मेरे को था कि 2 चीज़ें हैं ऑप्शन, या तो सीधा लोन पे टारगेट रखो या ट्रांजिशन पे। फिर मेरे को हुआ कि नहीं, अगर मैंने लोन पे कर लिया तो मेरा वो टाइम ही निकल जाएगा लाइफ का जो मैंने वेस्ट कर दिया। अब मेरे को था कि साथ साथ सब कुछ करना ही करना है मेरे को, कुछ भी हो जाए चाहे। वहाँ पे लोन धीरे धीरे रखा कि EMI पे करना स्टार्ट करी, साथ साथ आधा पोर्शन इसमें निकाल दिया ट्रांजिशन के पीरियड में। अब जाके मतलब आप मान लो 5 साल बाद मैंने यहाँ पे लोन पूरा कंप्लीट कर दिया अपना, कि हो गया। ये अच्छा करा भाई। तो अभी महीना वो ये खुशी से मैंने 5 साल बाद आके घर पे दिवाली मनाई। तो अब इस बार फर्स्ट टाइम आसपास लोगों ने मेरे ये देखा, मेरी जॉइंट फैमिली है। अब दादी थी, बुआ, वो मेरी शक्ल देख के डर गए, क्योंकि उन्होंने 5 साल में पहली बार देखी। अभी तुम्हारे इस टाइम आवाज़ चेंज हो चुकी है, सब फेशियल कुछ, हेयर आ हाँ। चुके हैं, कम्प्लीटली एकदम ट्रांसफॉर्मेशन उनके लिए कि यार ये क्या हुआ। तो पहले तो वो ऐसे बोले कि कौन है, पहले पहचाने नहीं, दादी ने तो बिल्कुल नहीं पहचाना, वो तो अब बूढ़े हो गए। तो मैंने कहा मैं हूँ। तो कहते अच्छा इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी क्यों रखी है तूने? तो मैंने कहा और ये तेरी आँख कैसे गई? हाँ, तो आ भी कैसे गई और ये क्या हुआ तेरे साथ? तो फिर मतलब शौक में थोड़ी देर के लिए चले गए। बुआ ने तो मेरी शक्ल तक नहीं देखी, वो ऐसे डर गए थे कि यार क्या हो गया तेरे को, थोड़ी देर के लिए सहम गए। फिर मम्मी पापा ने देखी हुई थी, उनसे मैंने मिल लिया होता था बीच बीच में, तो वीडियो कॉल चलते रहते थे। इनसे काफ़ी टाइम बाद ये हुआ था मुलाकात। तो फिर वो कहते कि हटा ले, लड़के क्या बोलेंगे, तू तो लड़की है। मैंने कहा वो लड़के कुछ नहीं बोलेंगे, आप मेरे से बात करो, फिर उतना ही रखो। तो कहते नहीं, दादी कैसे थोड़ी टेंशन में आ गई। मैंने कहा दादी मैं खुश हूँ यार, आप टेंशन मत लो, क्या हो गया आपको? तो फिर वो धीरे धीरे, अब 1 हफ्ता ही काटा मैंने घर पे। नीचे मेरे ना मार्केट है,
अब मार्केट में काफ़ी लड़के वगैरह थे, उन्होंने भी मेरे को देखा था आज से 5 साल पहले, तो वो लोग आधे उनमें से फॉलो करते थे, तो आधे नहीं करते थे, उन्होंने भी काफ़ी टाइम बाद देखा। एक को तो मैंने अपने सामने देखा, ऐसे हंसता हुआ आया, तो ऐसे हो गया जैसे पता नहीं सदमा हो गया कि ये क्या देख लिया मैंने। तो फिर वो भी देखा, मेरे को तो हंसी आ रही थी यार, ऐसे ऐसे नए नए वो भाई वैसे वो ये भी नेचुरली है, अगर आपको कोई ऐसे 5 साल बाद देख रहा है उसका रिएक्शन ऐसे ही निकलेगा, अगर देखा जाए तो ये और आधे तो पहचान भी नहीं, जिनको नहीं पता। हाँ कोई नया लड़का आ गया ऐसा सोच रहे हाँ कि नया लड़का आ गया, सेम शक्लें मिलती हैं मेरे भाई की, वो वैसे हो रहा है, तो अच्छा ठीक है इसका दोस्त ही होगा, ऐसे सोच रहे थे आधे। फिर उन्होंने मेरा भाई बताता रहता था कि हाँ ये ट्रांजिशन किया हुआ इसने, ऐसा है। फिर वहाँ पे और सदमे में चले गए, बाकी सब मार्केट में लोग ऐसे बातचीत कर रहे होंगे आपस में, पर मेरे तक तो नहीं पहुँचेगी। तो पापा थोड़े ऐसे हो गए कि यार पता नहीं अब क्या क्या सुनने को और मिल सकता है, बट पापा को भी मतलब बोला किसी ने कुछ नहीं, ऐसे सामने किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर काफ़ी खुश हो गए कि चलो काफ़ी टाइम बाद देखने को मिला कि इतने सालों से बाहर थे अब जाके मिले हैं। फिर अब नॉर्मल लगने लगा। वही है कि जब तुम नॉर्मल करने की कोशिश करोगे अपना डर ख़त्म करके, तो बाकी की भी ख़त्म कर लेंगे अपना वो बाउंड्री खुद ही क्रिएट करने के लिए तुमने अपना माइंडसेट बना दिया कि यार वो अलग है, ये अलग है, क्यों करना है, बातचीत करो, वही है, वही इंसान है, अंदर फीलिंग वही है नहीं, एकदम ये भी वैसे। अच्छी बात है, वो ओपनली बोल रहे हैं, जैसे आपने उनसे बोला कि मैं खुश हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ भी कहे, तो अच्छी चीज़ है कि आपने भी अच्छे से एक्सेप्ट किया और करवा भी रहे हो। भाई जब आपके इंजेक्शन चल रहे थे उसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है, मतलब बायोलॉजिकली अगर आपको अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है जैसे आपकी अपर बॉडी पार्ट, तो फिर उसका आपने रिमूवल कैसे कराया, वो सब उसका क्या प्रोसीजर था? इंजेक्शन स्टार्ट हुए, उसके बाद आप मान लो 1 साल के लिए आपने वो इंजेक्शन, मतलब हर 3 महीने में एक इंजेक्शन लगा हाँ आपको? अब वो ये 3 ऑस्ट्रेलिया में महीने ही चल ऑस्ट्रेलिया रहा है? में, यहाँ पे अलग डोज और नाम भी अलग होगा जो यहाँ पे मिल रहे हैं। पर वो आपको प्योर टेस्टोस्टेरोन ही दे रहे थे, सिर्फ हार्मोन ही दे रहे थे, या और भी कुछ मेडिसिन? नहीं, सिर्फ उन्होंने हार्मोन दिए थे। यहाँ के डॉक्टर्स शायद कुछ मेडिसिन भी दे देते हैं पर वहाँ पे वो बोलते हैं सब नेचुरली ही चलाओ और सिंपल वो रखो, न्यूट्रिशन के साथ तुम जिम भी जाते रहो और डाइट फॉलो करते क्या रहो। चल रही थी आपकी? क्या परहेज लेना था, क्या लेना? परहेज डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, वो कहते नॉर्मली खाओ, बाहर का ही बंद ही रखो, फैट ही चढ़ेगा तुमको, जैसे बाकी इंसान है वैसे ही तुम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंजेक्शन लो और करते चलो जो नॉर्मल रूटीन के साथ चीज़ें, वर्कआउट ऐड करो और रूटीन सेम। तो आपको इंजेक्शन से और पंप से कुछ डिफरेंस लग रहा था? पंप से मान लो अब पिंपल मेरे को बड़े रेयर आते थे, अब जैसे ही आए इंजेक्शन पे ट्रांसफ़र, पिंपल स्टार्ट हो गए मेरे आना, और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े आते थे उस टाइम पे। मैंने वीडियोस ऐसे फ़ोटोज़ भी रखी थी कि ऐसे मुंह पे आ जाने, बाकी एरिया में नहीं आते, मुंह पे फेस पे ज़्यादा आने लगते हैं। फिर मैंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर कहते मैंने इसलिए बोला था कि उसी को रखो लाइफ टाइम तक, वो भी बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। पर मैंने कहा डॉक्टर आप ये बताओ कि ये करना कैसे है। डॉक्टर उन्होंने कहा कि चलो इंजेक्शन जो 3 महीने की डोज़ वाला है वो आप 4 महीने तक ले जाना, फिर उसके बाद 3-3 महीने तक आना। वो डॉक्टर पूरा गाइड करते थे कि ऐसे ही रखना ताकि वो स्लो हो जाए, तुम्हें मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना पड़े अब इन चीज़ों के लिए, स्किन का इशू क्रिएट हो गया। अब वहाँ पे हर साल मेरा ब्लड टेस्ट पूरा होता था कि इसमें कितना लेवल बढ़ चुका है, कितना कम हो गया बाकी चीज़ों का। अब हर साल मेरे को, अभी भी अगले महीने मेरी अपॉइंटमेंट है वहाँ पे, उससे पहले ब्लड टेस्ट चेक करेंगे, फिर ही नेक्स्ट उन्होंने साल की डोज बता देंगे, 3-3 महीने की लिख के ये इसको मिलेगी। तो वो इंजेक्शन अभी भी चल रहे हैं? चल रहे हैं, वो जिस दिन रोके बॉडी का सब कुछ फंक्शन वैसा बन सकता है, पुराने जैसा? हाँ। तो ये फॉर लाइफ चलेगा? हाँ। अच्छा, ओके। तो सर्जरी का ये है कि आप मान लो कि आपने करवा भी ली, बॉटम तक करवा ली, चेस्ट की भी करवा ली। आपकी सर्जरी की बात करते भाई, आपने इंडिया से कराई ऑस्ट्रेलिया से कराई? सर्जरी मैंने इंडिया से कराई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे एक्सपीरियंस डॉक्टर को अभी कम है, क्योंकि ज़्यादा सर्जरीज बल्क में नहीं होती वहाँ, लिमिटेड लोग हैं, जितने दिल्ली में नहीं होंगे उतनी पूरी आबादी होगी ऑस्ट्रेलिया की, ऐसा हिसाब होगा। इंडिया में ज़्यादा हुई है ऐसा है? हाँ, इंडिया में काफ़ी चल रही हैं सर्जरीज, तो नॉर्मली डॉक्टर एक दिन की 2-2 3-3 कर लेते हैं एक जगह से। क्या प्रोसीजर होता है वो सर्जरी से पहले? आपको क्या कहते हैं कि कैसे रेडी करते हैं बॉडी को? सर्जरी से पहले वो यही बोलते हैं साइकेट्रिस्ट लेटर दे दो, आप हार्मोन पे आ गए हो वो दिखा दो। तो ऑस्ट्रेलिया का लेटर यहाँ पे वैलिड होता है या इंडिया के लिए अलग आपने कंसल्टेशन ली? वहाँ का भी वैलिड होता है वैसे, और ट्रांजिशन में जब तुम होते हो दाढ़ी देख के वो वैसे ही समझ जाते हैं कि ये बॉडी अब थोड़ी रेडी है। हाँ रेडी है। फिर वहाँ पे अगर तब भी नहीं माने, कभी कभार कुछ हैं डॉक्टर्स जो बोल देते हैं कि हमें यहाँ का भी लेटर आप दे दो, डिपेंड करता है डॉक्टर पे कि वो वहाँ का वैलिड मान रहा है या नहीं, और कुछ मांग भी लेते हैं कि
दे दो। 2-3 थे डॉक्टर, मैंने जब यहाँ पे कंसल्ट किया कि यहाँ पे मुझे सर्जरी स्टार्ट करनी है चेस्ट की, तो फिर एक ने मेरे को बोल दिया कि यहीं वाले साइकाइट्रिस्ट से आपको बात करनी पड़ेगी, हम वही लेंगे। और 1-2 जो थे वो मान भी गए थे कि ठीक है, आपके तो दिख भी रहे हैं कि आपका है और लेटर आप दे ही रहे हो। फिर उन्होंने कहा कि ये 2 टाइप की सर्जरी है चेस्ट वाली, एक होती है की होल वाली और एक होती है डबल इंसिजन, जिसमें पूरी कट लगेगा चेस्ट। और वो कट रहेगा? हाँ, लाइफ टाइम तक रहेगा। अब जिम करते रहो तो वो मान लो मसल बन गया, वो स्किन का वो नीचे चला गया, पर वो फिर भी रहेगा, विजिबल होगा वो मार्क। हाँ, बड़ा से हल्का सा हो जाएगा। पर बाद में देख लो, अब न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वो लेज़र से हट जाए या किसी टैटू वाले उससे हट जाए तो वो करवा सकते हो बाद में, पर वो रहेगा मार्क की इसकी सर्जरी हुई है। आपने कौन सी वाली कराई थी? मेरी डबल इंसिजन हुई थी। अब इशू ये हुआ था, मैंने जब हार्मोन लेना स्टार्ट किए थे, अब वहाँ पे कोविड था, उस ड्यूरेशन में मेरी सर्जरी डिले हो गई कि 2 साल तो वहीं पे कट गए। अब उस ड्यूरेशन में क्या हुआ कि जैसे हार्मोन लेना स्टार्ट किया, मेरी जो चेस्ट वाला एरिया था पहले ऊपर था, वो सैग्ड हो गया हार्मोन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे वो ईस्ट्रोजन लेवल स्लो हो गया, वो मेल हार्मोन ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो फीमेल हार्मोन से। हाँ, तो वो लिफ्टेड थी पहले, तो वो सैग्ड होगी, जैसे एक बूढ़ी औरत की आपने देखी होगी, एकदम स्किन लूज, चेस्ट नीचे होगी। अब डॉक्टर को चेक करवा के हम पूछते हैं कि डॉक्टर कौन सी हो जाएगी, आप बता दो जो आप बेस्ट रिजल्ट दे पाओगे। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि देखो की होल सूट नहीं करेगी, हम करेंगे स्किन सैग्ड है, वो स्किन रह जाएगी, फिर आप उसको जोड़ोगे वो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इससे अच्छा आप सीधा डबल इंसिजन करो और निकाल के पूरा अटैच कर देंगे हम पूरा। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 100 स्टिच भी आता है, मैं प्रिपेयर्ड हूँ दिखाने में भी, और काफ़ी रील्स में मैंने दिखाई भी अपनी पूरी सर्जरी, ऐसे है, ये ऐसे दिख रहा है, मेरे को उसमें भी शर्म थी। मेरे को हाँ ठीक है, किया तो किया है। उसके बाद वो करने के हो गया सब कुछ कंप्लीट, डॉक्टर फिर कहते कि अब 6 महीने के गैप ज़रूर लेना हर सर्जरी के। फिर यूट्रस रिमूवल होता है पूरा अंदर से, उसके बाद तो वैसे ही पीरियड्स बंद हो जाएंगे। फिर टेस्टोस्टेरोन का लेवल डॉक्टर भी कम कर देते हैं टाइमली, कि अगर आपका वो है ही नहीं पार्ट, वो कम कर देंगे कि ओवरडोज में ना चाहे वो भी पूरा चेक करेंगे। उसके बाद फिर से ब्लड टेस्ट लेके कि ये चल रहा है, फिर बॉटम के लिए आप प्रोसीड कर सकते हो। वो भी 2 टाइप की है, एक होती है मैटियोप्लास्टी, एक फेलोप्लास्टी। ओके। तो मैटियोप्लास्टी में क्या होगा कि इतने साइज़ का हो जाएगा, नेचुरली उसमें जो सेंसेशन थी वही रहेंगी और बाकी चीज़ें बंद हो जाएंगी। मतलब आपका जो पेनिस का साइज है वो इतना सा रहेगा, और वो बनाएंगे कैसे? आपकी स्किन से बनाएंगे? उसी स्किन को बंद करके उसकी लेंथनिंग करेंगे। अच्छा, वहीं पे वो बंद हो जाएगा। तो आपका यूरिन पास उसी से होगा? उसी से होगा। और बोनर होगा उसमें? हाँ, हो सकता है उसमें प्रॉपर। तो आपको सेंसेशंस आएंगे उसमें? बट साइज छोटा रहेगा। साइज इतना रहेगा, इसको बोनर का लेके भी क्या करोगे? सही बात है। पैसा मतलब 2 इंच ही मान लो इसको। हाँ, 2-3 इंच खींच खुचा के जितना कर पाए वो करेंगे ट्राई। तो ये पेशेंट के ऊपर होता है कि वो ये बोले कि मुझे ना साइज थोड़ा बड़ा चाहिए अपने पीनिस का, तो वो फिर होता है, चूज कर सकते हैं तुम अपनी मर्जी। वो सेकंड ऑप्शन है, उसमें क्या होता है? मर्जी है। फेलोप्लास्टी में क्या होगा, वो स्किन का ग्राफ्ट लेंगे, स्किन पूरी यहाँ से काट देंगे, ठीक है, यहाँ से पूरी स्किन काट देंगे, या तो पट से ले लेंगे। थाईलैंड में तो और डेवलप कर गए हैं, वो पीठ से भी ले लेते हैं, कि लोग कहते हैं कि यार बाजू सामने दिखती है कि कटी हुई है, तो आप ऐसा करो जहाँ कपड़े पहन सकते हैं उस एरिया से लेना स्टार्ट। थाईलैंड में? थाईलैंड में तो काफ़ी नॉर्मल हो चुकी हैं ये सर्जरीज। तो फिर वहाँ पे मैंने उनसे भी कंसल्ट किया था, सब वो ले लिया कि ये इसका डाटा है। उसके बाद उन्होंने बोला कि यहाँ से हम ग्राफ्ट ले लेंगे फेलोप्लास्टी करने के लिए, फिर वो उसको रोल करेंगे, पूरा बना देंगे, फिर वो डाल देंगे वहाँ पे, जोड़ देंगे उस एरिया पे। ऑलराइट, ठीक है। अब वो रहेगा 6 महीने के लिए वैसा। उसके बाद होंगे इम्प्लांट्स 6 महीने के बाद। अच्छा, जितने साइज भी आप चूज करोगे वैसा रहेगा, 6-7। अच्छा, ऐसी वो होती है कि 10 इंची का भी चूज जितना भी करना है बढ़वा लो, जरूरत नहीं है। 10 का ले रहे हो हमसे झूठ नहीं। फिर इतना ही लंबा, मतलब जितना आपकी क्षमता है वैसा चाहिए। अपनी हाइट के हिसाब से भी देखो, वो अब क्या फ़ायदा कि अब तुम 5 फुट के हो, तुम 10 लगा लो, ज़मीन पर टच हो रहा है। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि वो ग्राफ्ट कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, आगे बताओ पूरा। कहते 6 महीने बाद इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट मतलब सिलिकॉन के वो डाल देंगे उसमें रॉड, और टेस्टिकल भी उसी से बनाएंगे, जिससे इरेक्शन क्रिएट होगा। अब डॉक्टर बड़ा चूज़ करना पड़ेगा बेस्ट इस चीज़ में, क्योंकि एक भी नर्व की एंडिंग आगे पीछे हुई वो डेड हो जाएगा। वो कभी ना खड़ा होगा ना फील होगा उधर क्या हुआ, बस सुसु निकल जाएगा तुम्हारा, और कुछ किसी काम का नहीं है। वो बोनर भी नहीं होगा अगर कुछ? नहीं, कुछ भी फील ही नहीं होगा, तुम कर भी नहीं सकते किसी के साथ, वो कुछ फील नहीं है उसमें। करोगे भी तो ऐसा लगेगा, अगर तुम बस स्किन टच करे हो किसी के साथ, कुछ है ही नहीं फील के सेंसेशन।
फिर मैंने कहा हाँ थोड़ी रिस्की है ये वाली, और इसका 87% ही है रेट सक्सेसफुल का। तो जिसने भी जाना है इस सर्जरी तक बड़ा सोच के जाओ, क्योंकि मेटियोप्लास्टी बड़ी सेफेस्ट है अभी तक की, 100% उसमें रहेगा। पर लोगों को माइंड में ये रहता है ना कि साइज़ बड़ा नहीं है, किसको दिखाएंगे। मतलब वैसे नॉर्मल लड़के भी जिनका साइज़ छोटा होता है वो ऐसे ही सोच रहे होते कैसे बड़ा हो जाए, जैसे अभी आपने बात करी। तो उस टाइम पे उसके माइंड में भी होता है कि इतनी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ले ली, जो कर रहे हैं इस ट्रांजिशन में, तो बड़ा क्यों नहीं करवाएंगे। फिर काफ़ी थाईलैंड में थे मैंने देखे, और इंडिया के भी देखे हैं कुछ, काफ़ी उन्हें करवाए हुए हैं, पर वो मे भी सामने नहीं आते, कंफर्टेबल नहीं होंगे कि हमने कराया। वो चाहते ही नहीं है कि हमारी ट्रांजिशन पता लगे। तो मेरे को था कि मेरा है जो मैं बाकियों के लिए हेल्प ज़रूर करूं वीडियोस के थ्रू, कि इन्हें पता लगे कि क्या होता है आगे, क्या क्या हो सकता तो है। आप कौन सी सर्जरी ऑप्ट करोगे? ऑप्ट जैसे मेटियोप्लास्टी होगी तो उसके बाद फेलोप्लास्टी पे आप जा सकते हो। अच्छा, तो मतलब आपका बेसिक मेटियोप्लास्टी है, वो होने के बाद भी आप फेलोप्लास्टी कर फेलोप्लास्टी सकते हो। करा सकते हो 6 महीने के गैप में। 6 महीने की गैप मर्जी है, साल भी कर लो, 2 साल कर लो, जब खुद में लगे कि तुम फाइनेंशियली उस चीज़ के लिए काबिल हो गए हो तब बढ़ो। कितना खर्चा आता है भाई? जो आपकी चेस्ट वाली थी उसमें कितना खर्चा आया था? चेस्ट में मान लो 1.5 लाख आराम से लग जाता है, और आफ्टर केयर तो ज़्यादा ही लग जाता है, कितने मेडिकेशन। दिन हॉस्पिटल रहना पड़ता है? उसके लिए एक रात काटनी है बस, अगले दिन आप घर जाओ, स्टिचेस खुलेंगे 3 कैसा रहा था आपके लिए वो? मतलब बेड रेस्ट पे थे आप, इन्फेक्शंस हुए, या तबीयत कैसी रही आपकी उसके बाद? उस ड्यूरेशन में मान लो मैंने जैसे एक रात कट गई, अगले दिन पहले तो मतलब जब सर्जरी करके निकले 3 घंटे में मुझे लग गया सुसु। तो सुसु लग गया, मैंने कहा मेरे को जाना है सुसु करने, मेरे को जाने दो। नर्स रोकने लगी कि नहीं एनेस्थीसिया का नशा चढ़ा हुआ है, आप नहीं जाओगे, तो आपको नहीं पता कि दर्द वर्द हो रही होगी। तो मैंने कहा नहीं बड़ी ज़ोर से आ रहा है, कहते ठीक है आपको वो लगा देते हैं कैथेटर, जो नीचे डाल दिया। फिर पूरी रात वही लगा रहा मेरे को। उसके अगले दिन मेरे को डिस्चार्ज कर दिया, मेरे को यहाँ पे लगी हुई थी पाइप्स, उसमें देखना था उनको कि कितना खून ओवरनाइट निकलेगा। तो उन्होंने कहा उसके लिए नेक्स्ट दिन आना, वो फिर हम निकाल देंगे साइड से, और बाकी जगह पूरी पट्टी लगी हुई थी। फिर डॉक्टर ने कहा कि हाँ ठीक है, इसके कम ब्लड हुआ है जो पाइपें लगी हुई थी उसके साथ, तो इसका निकाल दो। डिपेंड करते कुछ लोगों के ज़्यादा 2-3 दिन भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, वो गंदा खून जो होता है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। फिर आगे जाके उन्होंने निकाला, 20 दिन बाद मान लो 21 दिन, 3 हफ्ते स्टिचेस खुलने थे। तो मैंने थोड़ा उसको डिले कर दिया 4-5 दिन और, कि मुझे पता है कि वो अच्छे से स्टिच खुलेंगे तब, जब थोड़ा लंबा गैप ले लोगे उसी टाइम पे काट दिए तो थोड़ा टाइट फील होती है और लगती भी है, जब वो खींचते हैं ना तो दर्द होती है। तो फिर मेरे को ज़्यादा दर्द नहीं हुई, काफ़ी लोगों को होता है कि हमें दर्द हो रही है, बहुत हो रही है, तो मेरे को नॉर्मल था। हाँ मैंने बड़ा ट्रैवल भी किया उस टाइम पे, क्या यहाँ से जाके चंडीगढ़ चक्कर काटे, फिर जम्मू काट लिए, और वहीं पे पट्टियाँ करवाई। ऐसे डॉक्टर बोलते हैं हमारे पास ही आ जाना, हम ड्रेसिंग सारी 2-2 दिन बाद चेंज करेंगे। तो मैंने ट्रैवल भी किया उस ड्यूरेशन में। अब मैंने खुद को वो समझ लिया था कि छोड़ो यार, इतनी केयर नहीं है, नॉर्मल हो गई सर्जरी। तो पर नहीं, काफ़ी लोगों को देखना पड़ेगा इन चीज़ों को, ये बड़ा सीरियस मैटर है। फिर मेरे को इन्फेक्शन हो गई थी यहाँ पे, मेरे को पस पड़ गई उसी टाइम, पट्टी जब उतारी उन्होंने फिर रिमूव की उस पस को। फिर डॉक्टर ने कहा कि एक जगह टिक जाओ, जहाँ पे भी हो वहीं पे 1 हफ्ता काट लेना, इधर ट्रैवल मत करो। हाँ ट्रैवल मत करो, इन्फेक्शन हो जाएगी, गर्मी लगती है उस एरिया में, वो बाइंडर पहना हुआ है तुमने। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बैठ के वहाँ पे चेंज करवाया, फिर जाके मेडिकेशन न्यू लगी, चेंज कर दी उन्होंने। फिर ये लंबा चला प्रोसेस, फिर काफ़ी मतलब रिकवरी का ध्यान बहुत रखना पड़ता है। फिर मुझे वापस भी जाना था ऑस्ट्रेलिया। 1 महीने बाद मेरे को वहाँ पे जाके रास्ते में, मतलब पहले ही फ़्लाइट वालों ने बोल दिया कि आप फिट हो कि ट्रैवल कर लोगे। मैंने कहा हाँ हाँ आप मेरे को ले चलो। पर वो फ़्लाइट 16-17 घंटे की फ़्लाइट थी। जैसे मैंने बैठा हुआ, वो बस हो गई मेरे, तो ऐसा लग रहा था शरीर सुन्न हो चुका हुआ है। कैसे मैंने बैठ के अपना वो टाइम काटा। तो लोगों को है कि घर बैठो अच्छे। तो भाई एक बात बताओ, जैसे अभी आपने बताया जो नीचे की सर्जरी होती है बॉटम पार्ट की, वहाँ पे टेस्टिकल्स आते हैं, पीनिस डेवलप किया जाता है, तो बॉडी स्पर्म तो नहीं प्रोड्यूस करेगी ना? नहीं वो नहीं करेगी। इजैकुलेट नहीं करोगे इफ़ यू आर परफॉर्मिंग? नहीं होता। इजैकुलेशन वो हो सकता है जैसे एक फीमेल बॉडी में डिस्चार्ज होता है वैसा डिस्चार्ज निकल सकता है, पर वैसा नहीं होगा कि जैसे लड़कों में स्पर्म रिलीज हो गया, ये कुछ नहीं होगा। तो वाइल डूइंग इट आप कैसे फिर, जैसे ऑर्गेजम मिलता है मेल को, या फिर जैसे इजैकुलेट किया नाउ यू आर डन, तो वो चीज़ आपको कैसे आप फील करोगे अगर? वो वैसे ही जैसे सेंसेशन फीमेल में हो जाता है ना, कि उस बॉडी पार्ट का जो क्लाइटोरियस पार्ट है उस एरिया में पूरा जब जी स्पॉट हिट हो गया आपका, तो फील आ गई कि ये हो गया, उसी की तरह वैसा है। और डिस्चार्ज होएगा उसी जगह से, क्योंकि वो एक ही जगह बन गई होगी तुम्हारी,
अच्छा, उसमें हो सकता है। अब फैलोप्लास्टी में भी वैसा ही होगा, पर वही है कि सेंसेशन काफ़ी लो हो चुकी होगी उस चीज़, तो इसमें डिस्चार्ज आप एक तरीके फीमेल की तरह ही कर काइंड रहे ऑफ हो, वैसा कि डिस्चार्ज पीनस भी है तो भी। वैसा ही होगा। तो भाई अब जब आप सर्जरी वगैरह करा के वापस ट्रैवल करते हो इंटरनेशनली, तो एयरपोर्ट वगैरह पे प्रॉब्लम आती है डॉक्यूमेंटेशन में, या कैसे रहता है? डॉक्यूमेंटेशन में वहाँ तो मेरे को किसी ने कभी पूछा नहीं, वो नहीं देखते क्योंकि उधर काफ़ी नॉर्मल है ये चीज़ें हो रही। इंडिया में आते हुए ज़रूर पूछ लेते हैं कि ये क्या फीमेल लिखा हुआ है इस पे, तो आप मुंह पे इतने बाल हैं क्या, मतलब आईडी दूसरी है? तो फिर मैंने बोला था नहीं मेरी ही आईडी है। फिर कहते कि कुछ और आईडी रखी है आपने, तो फिर मेरे को दूसरी शो करनी पड़ी कि मेरा लाइसेंस है वहाँ का, उसमें मेरे को बीएड है थोड़ी, तो फिर मान जाते थे वो, ज़्यादा पूछेंगे नहीं, सॉरी बोल देंगे कि अच्छा ठीक है। डाउट हो जाता है अपनी जगह, मैं भी हूँ तो मैं भी पूछ लूँगा। उनका भी काम है वैसे check सिक्योरिटी करने का, तो एजेंसी तो फिर भाई कंट्री का ही मैटर हो जाता है ना, और एयरपोर्ट पे तो फिर वो ऐसे कैसे, वो एक शक्ल दूसरी दिख रही है पासपोर्ट पे, दूसरा इंसान सामने खड़ा हो गया, तो वो ऐसे जाने भी नहीं दे सकते कि इधर उधर तुम करो चीज़ों को। फिर पहले होता था जब मैंने सर्जरी नहीं करवाई थी, जब इंडिया ही आना था, अब मैंने पार्ट्स लगे हुए हैं, चेकिंग करवानी थी, दाढ़ी तो आ गई है मेरे को अच्छी खासी, अब वहाँ पे फीमेल वाली सेक्शन से चले जाना, तो वहाँ पे वो आते थे पुलिस वाले, बोलते ओ छोटू तू कहाँ चला, मैं क्या छोटू एक तो ये मजाक भी सहन करना पड़ेगा, जब लड़कों के साथ कुछ भी बोलते हैं, लड़कियों की इज्जत होती है, तो लड़कों की तो बेइज्जती बड़ी है हर सही जगह। कह रहे हो भाई, लड़कों को तो बोल सकते हैं, लड़कियों को नहीं बोल सकते, छोटी काला रही है जरा। हाँ, वहाँ पे तो वो हो जाता है कि लड़कियों को ऐसा बोल दिया ऑफेंड हो जाएंगी, केस पड़ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो ये तो चलो मेरे को नुकसान हुआ है इस चीज़ का कि ये चीज़ कर दी मैंने तो मैं एडमिट भी करूँ, काफ़ी जगह वहाँ हुआ। तो जब फीमेल वाले सेक्शन में जाते थे तो फिर वो वहाँ पे क्वेश्चन करते होंगे, यार तुम वहाँ मेल वाले में जाओ। हाँ, क्वेश्चन करती थी वो फीमेल, कहती मैं नहीं चेक करूँगी, क्या आप मेल ही हो, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा आप टच करके पार्ट चेक कर लो, पार्ट तो लगे ही हैं अभी। तो कहते हैं नहीं, वो आजकल तो गाइनोकोमेस्टिया भी हो रही है, वो तो बोल लड़कियों के भी होते हैं आजकल, निकल जाते हैं, कैसे मान ले। मैंने कहा अब क्या, अब अंदर चल लो, चेक कर लो पूरा जाके। कहते नहीं वो हम नहीं कर सकते, आप बताओ क्या करना है। मैंने कहा आप ऐसा करो, किसी मेल वाले को भी साथ खड़ा कर लो, फिर भी चेक करना है आपको, चेक उससे कर लो, सेंसर से जैसे कर सकते हो। फिर मान जाते थे थोड़ी बहस करके, क्योंकि मेरे को था कि जब तक पार्ट्स नहीं कटे हैं उसकी इज्जत तो करो। मेल वाले में मैं क्यों जाऊँ, वो टच करके चेक करेंगे, बोलेंगे भाई ये क्या है, तो मेरे को खुद में अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो मैंने कहा यही चूज़ करना है, मैंने आईडी मेरी यही लिखी है, तो तुमको वही देखना पड़ेगा अभी। फिर अब जाके मैं तो मेल सेक्शन से भी आ लिए होते हैं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं है, अब तो है नहीं है तो फिर क्या ही होगा। तो आईडीज़ का भी प्रोसीजर होता है, बाहर थोड़ा लंबा चल जाता है, 6-6 महीने तक पासपोर्ट देना पड़ जाएगा, मेरा ट्रैवल में भी रुक जाएगा उस चक्कर में। तो मैंने अभी इसलिए आईडी अपनी ना चेंज ही नहीं की होती, वहाँ पर फीमेल ही लिखा हुआ है अभी। फीमेल लिखा हुआ मेरी आईडीज़ पे ना। तो मेरे को है कि ठीक है, मैं जब थोड़ा इंडिया ज़्यादा मेरा लंबा चक्कर लग गया, उस ड्यूरेशन में चेंज करवा लूँ, ईजी हो जाएगा मेरे लिए। तो वहाँ पे छोड़ दिया पासपोर्ट, इमरजेंसी पड़ गई, इंडिया ट्रैवल करना पड़ेगा, मैं कहाँ से ढूंढूँ अपना पासपोर्ट वहाँ पे। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही स्टेट है स्विच की, आधार कार्ड पे स्विच चलो आ जाओ हो गया। तो फिर मैंने कहा थोड़ा डिले करके जब हो जाएगा एक जगह पे, वैसा फिर करके चेंज सेट हो जाओ। फिर इंसिडेंट में तो वो है कि फीमेल वाला जो आप पूछ रहे हो कि चेकिंग वाला, क्लबों में मैंने काफ़ी वो एंट्रीज ली है फ्री। अच्छा। फ्री तो तब आईडी दिखानी होती है, तो वो कहते स्टैग एंट्री पैसे दो। मैंने कहा मैं क्यों दूँ, मैं तो लड़की हूँ। हाँ अभी तो मैं लड़की। जब तक डॉक्यूमेंट में ये रखा है तो तुम ये लो फायदे। बट विद ऑल द बियर्ड एंड ऑल वो मान जाते हैं? नहीं, पहले क्वेश्चनिंग तो करते हैं, पर वो 2-3 आईडीज रखे हैं, आधार, पैन, वोटर कार्ड, सब एक, वो एक इंसान इतना कुछ तो नहीं रख सकता किसी भी। तो फिर वो ऐसे होते कि अच्छा ठीक है, अब और तो कौन किसी सी ने नहीं कहा अब तो तू लड़का है अब नहीं करूँगा, अब तो डॉक्यूमेंट ना, मैंने कहा जब तक डॉक्यूमेंट नहीं चेंज होंगे मैंने पैसे मैं तो फ्री में घुसूंगा। मैं तो फ्री में। फिर वो इतनी बहस नहीं करते, अच्छा जाओ भाई। तू जा भाई, सर नहीं भाई पड़ना मुझे। ऑस्ट्रेलिया में तो चलो फिर भी लोग कंसिडरेट होंगे, इंडिया में भी नहीं करते बहस, या इंडिया में कहते हैं नहीं जी नहीं? नहीं, इंडिया में भी काफ़ी रहती थी बहस। तो मेरे को है कि मेरे को ना मतलब काफ़ी अटेंशन मिलने लग जाती थी, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। मैंने कहा आओ तुम भी जानोगे ना, इधर खड़े होके पता लगेगा कुछ न्यू इंसिडेंट हुआ है, यादगार बन जाएगा तुम्हारे लिए। तो वहाँ पे बहस करेंगे, 4-5 पुलिस खड़ी हो जाती थी। तो मैं सर है ही ये, कहते आप लिख के दे दो हमें कि मतलब ऐसे ट्रांजिशन, मैं लिखा लो, साइन भी ले लो, सेम मैच भी करेंगे। तो होता था, मेरे को अपना वो लगता नहीं था टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे मज़ा आता था ये सब हो रहा है। ऐसा हुआ है कि तुम क्लब में गए हो पार्टी करने ऑस्ट्रेलिया में या दिल्ली में कहीं पर भी, तो आपको कोई आकर खुद से अप्रोच कर रहा है, कोई फीमेल आके अप्रोच कर रही है जब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद? ज़्यादा क्लबिंग मैंने की नहीं होती वैसे तो, 1-2 बार जब जाना अपने दोस्तों में ही यहाँ पे चले जाना, तो आगे पीछे जो लोग होते थे
ज़्यादा बात नहीं करते थे, वो अपने में ही डांस कर लिया वो, पर मेल ही कंसिडर करते थे, उनको बिल्कुल ही पता ही नहीं होता था कि फ़ीमेल का वो है। बस वो होता था जब वॉशरूम जाना था तब पता लग जाता था, उस टाइम पे जब सर्जरी नहीं हुई थी तो मैंने फीमेल में जाना होता था, तब लड़कियां वीडियो बनाने लग जाती थी, वो देखो लड़का घुस गया। मैंने कहा यार मुझसे बात कर लो, वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है तुमको। तो फिर अब वो स्टाफ को बुला लेते थे कि इसने ऐसे यूज़ कर लिया फ़ीमेल वॉशरूम। तो मैंने कहा यार आईडीज़ चेक कर लो यहाँ पे भी, तुम ऐसे मत डरो मेरे से, मैंने कुछ नहीं करना है, मेरे पास अभी कुछ नहीं लगा है तो तुम्हारा क्या ही होएगा। फिर नॉर्मल होते थे धीरे धीरे। भाई आपके इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह पे मैं कमेंट्स देख रहा था, ऐसे कुछ कमेंट्स आते हैं कि यार हार्मोन्स अगर चेंज करवाते हैं तो हाइट बढ़ जाती है क्या, तो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है या कुछ मिसकंसेप्शन आप क्लियर करना चाहते हैं या चीज़ें नहीं होती हैं? हाँ, काफ़ी लोग सोचते हैं कि हाइट बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन अलग है और ये वाले हार्मोन एकदम अलग हैं। तो इसमें बिल्कुल भी हाइट बढ़ती नहीं है, ऐसा सोचना ही नहीं कि ये हम हाइट के लिए लेना शुरू कर दें टेस्टोस्टेरोन या दूसरे वाले हार्मोन तो हाइट भी ऊपर आ जाएगी, कि लड़कों की हाइट लंबी है शायद टेस्टोस्टेरोन से होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैस्कुलिन बॉडी बन जाती है, बियर्ड आ जाती है काफ़ी लोगों की, ये चेंजेस मिल जाते हैं। जिम करोगे तो और ज़्यादा ऐसे अच्छी मैस्कुलिन और बन जाएगा, पर वो हाइट को लेना देना कुछ भी नहीं है। अब जो लोग सोच रहे हैं कि हम 5 इंच हाइट है हमारी फुट की, ये 6 बन जाएगी शायद लड़कों की तरह, वो बिल्कुल नहीं होने वाला, बिल्कुल ऑपोजिट है। और भाई जो दूसरी सर्जरी थी जो आपने अपर बताई थी वो 1.5 लाख बताई थी, जो लोअर है वो कितनी महंगी होती है दोनों, उसके लोअर प्राइस? तो काफ़ी महंगी होती है, आप मान लो 1.5 से 2 लाख लग जाएंगे यूट्रस रिमूवल पे भी। अच्छा। उसके बाद आप 7-8 लाख के आसपास मान के चलो बॉटम स्टार्ट होएगा। और अच्छा। कितनी केयर के बाद वो कितना पहुंच जाएगा वो अलग ही लेवल हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन पता नहीं कितनी किसको हो सकती है, दवाइयाँ कितनी देर किसको कितनी लग लाइफ थ्रेटनिंग होता है, जान का खतरा भी होता है? जान का खतरा अभी तक हुआ नहीं किसी को कि ये सर्जरी करी और मर गया, नीचे करी मर गया, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि डॉक्टर्स पहले सारा ब्लड टेस्ट लेकर क्या बीमारियां ऑलरेडी हैं बता देते हैं कि करना है प्रोसीड या नहीं, तो उसके बाद एकदम कंप्लीट ही हो जाता है। ये है कि आपको अपनी केयर एंड तक बहुत लंबे टाइम तक भी काटनी पड़ेगी, शायद साल में भी रिकवर ना हो, 2 साल लग जाएं उस चीज़ को रिकवर होने में। तो मेन है कि फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो जाओ कि बना लो अपना माइंडसेट कि पैसे जोड़ते रहो फिर ही यहाँ प्रोसीड करना, वरना हार्मोन तो लाइफ टाइम तक लेने हैं। ऐसा तो है नहीं कि एकदम डॉक्टर को 10 लाख दिया हमें ये बना दिया तो उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद भी तो आगे चलता रहेगा, पैसे नहीं आएंगे, ख़त्म हो गया तो वो वहीं रुक जाएगा। कोई आगे प्रॉब्लम आ गई उसके लिए फिर लगाओ पैसे, तो मेंटेन करना तो बहुत इस जरूरी चीज़ को मेंटेनेंस वही है, गाड़ी भी लेते हो मेंटेन कर रहे हो उस चीज़ को, अगर लंबी लेनी है, न्यू वाली तो नहीं ले सकते हो, एक ही शरीर है तो इसको जितना आप बनाओगे न्यूट्रिशन और सब कुछ लेकर उतना आउटकम देगा। अब मेरी तरह शायद बाकियों के रिजल्ट नहीं होंगे क्योंकि जिम नहीं कर रहे होंगे, मैंने तो मतलब 6 दिन जिम किया होता है, जाना है चाहे कितना भी काम हो, मेरे को 1 घंटे ही सही काम के बाद जिम करके ज़रूर आना है। नहीं जा पाए कुछ घर पे ही कर लो, पर कुछ कर लो, बढ़िया। फिर ऐसा लगता है लड़कों से पीछे ना रह जाऊँ, फिर इतना ही इनको कंपटीशन में बीट करना है। आधे लोग ऐसे ही जल के कमेंट मार रहे हैं कि इसकी दाढ़ी मेरे से भी ज़्यादा है, बॉडी मेरे से भी ज़्यादा है, तो मैंने कहा ठीक है टक्कर देनी है, अच्छे लेवल पे दो उनको। दीपक को दे रहे हो आप दाढ़ी दाढ़ी पे पूरा दे रहे हो भाई मैं सोच रहा हूँ मार दूँ एक आध प्रोडक्ट नहीं कर सकते हो ट्राई, मतलब हो सकता है। काफ़ी लड़कों के मैसेज आए हैं मेरे को, लड़कियों से ज़्यादा लड़कों के मैसेज भरे पड़े, भाई दाढ़ी नहीं आ रही दाढ़ी का भाई। बता दो, ट्रांसप्लांट कराई है, मैंने कहा नहीं करवाई है, तुम्हें लगता है करनी है तो तुम करवा लो, मैंने नहीं करवाई है। तो कहते क्या इंजेक्शन है वही बता दो, हम ले लेंगे जाके। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिल लो, हार्मोन हो सकते हैं। काफ़ी लोग होते होंगे जो नहीं बताते सामने कैसे दाढ़ी आई है, नेचुरली वो भी नहीं है, अंदर से इंजेक्शन ही लिया है पर ऊपर से नेचुरली दिखेगा कि ये हुआ है। ट्रांसप्लांट में पता लग जाता है, जैसे बालों में भी पता लग गया ये चीज़ हो गई है, तो वो अंदर से इंजेक्शन दे सकते हैं, क्या पता लेवल कईयों के ना लो होते हैं। तो मैंने जब ब्लड टेस्ट करवाया था अपना स्टार्टिंग में, मेरा तो पहले ही ऊपर था टेस्टोस्टेरोन लेवल, तो मेरे को हार्मोन के इशू रहे थे, वहाँ पे दाढ़ी मेरे को हल्की हल्की आती थी। कुछ फीमेल देखी होंगी जो ट्रॉल भी हुई होगी ना, वो जो स्कूल वाली मुंह पे वो दाढ़ी आई थी उसकी, तो वैसे ही मेरे को भी आते थे। मैंने भी वैक्सिंग और थ्रेडिंग कराई थी स्कूल टाइम पे। अब आगे आगे मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने तो रेजर मारे और हार्ड हो गए, तगड़े तगड़े बनते गए। वैसे ये बताओ कोई जैसे पर्क्स आप एज अ लड़की जब थे आप मिस करते हो, जैसे अब आप हो लड़का बन चुके हो? पर्क्स यही हो गए, जैसे अब मेट्रो में मैंने कल आना था तो अब लड़कियों को बिठाना पड़ रहा था, अब मेरे को खड़े होना पड़ रहा था फिर मैंने कहा हाँ ये तो नहीं हो सकता। वहाँ भी दिखा देते अपना भाई मेरा आधार कार्ड देखो फीमेल ही हूँ मुझे हाँ, बहस तो कर सकते थे, फिर उधर ज़्यादा लंबा तमाशा लग गया था तो फिर मैंने कहा नहीं अवॉइड कर दो,
ठीक है, उनको इधर अब हक दो, कई जगह तो देना स्टार्ट करो, अगर खुद में फील कर रहे हो कर लो इस चीज़ को मैनेज। आगे आगे चल के और भी जो वो होगी प्रॉपर्टीज़ जो हाँ 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 हाँ। सरकार ने काफ़ी दिया कि 2% डिस्काउंट मिलेगा लड़की हाँ, स्टैम्प ड्यूटी अपने नाम पे परचेज करेंगे। अब मैं खुद बात करने चल रहा हूँ, वो मेरे को मेल ही करेंगे कंसिडर जब मैंने ये डॉक्यूमेंट चेंज कर दिए। फिर वहाँ पे बोल देंगे कि अब आप तो महंगा दोगे। मैंने कहा यार हर जगह अब लड़के ही पिस रहे हैं, अब जाके पता लगा गालियाँ भी पड़ रही हैं, फिर भी इज्जत कहीं नहीं हो रही। ठीक है, लड़कियों की भी इज्जत करनी है, पर उनको भी बाकी जगह भी दो ना एडवांटेज। बेचारे लड़कों को तो बिल्कुल ही निगलेक्ट करते हैं। सही बात है। तो अब दुख भी लग रहा है लड़कों की तरफ से। तो जब तक फीमेल वाला काटा था तब खुशी होती थी, हमें तो ये पर्क्स मिले जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। पर अब जाके लड़कों को यही है, सरकार से दरख्वास्त की जा सकती है लड़कों के लिए कि सोचो कुछ वैसा ही, उन्हें भी वैसे बुरा लगता होगा अंदर ही अंदर। रिलेशनशिप वाइज भी आपको ये लगा कि लड़के ज़्यादा सह रहे हैं हाँ, जैसे पहले आप थे? अब आबादी मेरे को लगता है लड़कों की ज़्यादा है। ठीक है, तो अब मैं मान भी लूँ अगर किसी से अप्रोच भी करूँ, उनके पास लड़कियों के पास ऑप्शन ज़्यादा ही होते हैं ना। अब उस टाइम पे मेरे को आते थे 10 प्रपोजल, इस टाइम पे मेरे को जाना पड़ता है। तो ये चेंज हो गया ना, टेबल ही राउंड हो गया। फिर मैंने कहा यार ये तो बड़ा मेहनत का काम है, ऐसे अब आगे से रिजेक्शन भी खाओ। ठीक है, उस टाइम पे तो चूज़ करने का ऑप्शन था, ये ले लिया, इससे बात कर ली, जो करते हैं करो। तो अब तो कोई पूछ नहीं पर रहा। अगर इमोशनल नीड्स की बात करें तो आपकी वही है सेम जो पहले थी, जैसे एक लड़की की इमोशन काफ़ी चेंज हो गए हार्मोन लेके। पहले मेरे को ना, आप मान लो, रोना जल्दी आ जाता था कि मूवी देखी रो दिया, किसी से बातचीत हो गई रो दिया। अब जाके चेंज ही हो गया कि गर्मी ज़्यादा चढ़ जाती है जिस्म में। पहले मेरे को ठंड लगती थी, ये भी चेंज आया एक। ठंड काफ़ी लड़कियां देखी होंगी जिनको ठंड लगती है, तो उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा लगती थी। अब मेरे को बैठे बैठे गर्मी लगने लगती है, अंदर से पता नहीं क्या हो रहा है, वो हो सकता है हार्मोन का ही असर होगा। फिर रोना काफ़ी कम हो गया। अब पता लगा कि लड़के क्या पता क्यों नहीं रोते, क्योंकि गले तक अटक जाता है, आंसू निकल ही नहीं रहे। वो मेरे साथ भी होने लग गया। तो फिर मुझे लगा कि बेचारे लड़कों को बोलते हैं ये रोते नहीं, रोते हैं, अब अंदर से रोते हैं, बाहर से आ ही नहीं रहा। कोशिश भी करूँ ना, निकल ही नहीं रहा। शायद हो सकता है कंट्रोल कर रहा हो हार्मोन का लेवल वो चीज़। तो और दूसरे जो हार्मोन ईस्ट्रोजन वाले ले रहे हैं उनको जल्दी अब निकलना स्टार्ट हो जाता होगा, पहले वो कंट्रोल कर लेते होंगे। मतलब ये काफ़ी इफेक्ट करती हैं चीज़ें इंटरनली, बड़ी स्ट्रॉन्ग लेवल का इंजेक्शन है ये लड़कों में है खूबी अपने आंसू रोकने की, वो रोक लेते वो खूबी बन जाती है। अंदर से हो भी सकता है कि हार्मोन हो सकता है। मेरे को तो यही चेंज मतलब दिखे कि ये हुआ है मेरे साथ। और गर्मी का तो बड़ा ज़्यादा अब चढ़ती है, ऐसे दिमाग तक आती है कि गर्मी चढ़ रही है। शायद वही होता है ना, एग्रेशन हो सकता है। हाँ, तो आपके पार्टनर ने आपसे जब से, वो तो आपसे तब से टच में है, बातचीत हो रही है जब से आप एक फीमेल बॉडी में थे, ट्रांजिशन का फेज भी उन्होंने देखा है, उन्होंने आपको कुछ बताया कि यार तेरे में ये चेंजेस आ रहे हैं या ऐसे बिहेवियर चेंज हो रहा है? जब न्यूली मेरे को इंजेक्शन लगना स्टार्ट हुए थे ना, एग्रेशन थोड़ा जल्दी हिट हुआ। छोटी छोटी बात पे ना मेरे को ना ऐसे जल्दी गुस्सा आ जाना, कभी मैंने किया नहीं था और मेरा ऐसे हुआ था। फिर उसने मेरे को बोला कि यार हो रहा है, आपको लग नहीं रहा होगा पता, पर आप एग्रेसिव हो जाते हो बीच में। तो फिर मैंने उस चीज़ पे काम किया कि यार ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं अपने आप में खुद में शांति बनाऊं। फिर अब ऐसा हो गया टाइम कि अब मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो लड़कों का एक फेज़ आया था ना, अब तुम गालियाँ भी दे के जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उम्र निकल जाती है या वो स्टेज क्रॉस होगी, 25-26 तक लगता है कि वो खिड़की है, 28-29 के आगे लगने लगता है बूढ़ापन आ गया हुआ है, अब तुम अपने करियर पे ध्यान दो, सेट हो गए हो। कोई गालियाँ भी बोल रहा होगा, ध्यान नहीं जाएगा। लड़ाई भी कम कर लेते हैं आजकल, तो काफ़ी कम हो गई हुई है। बड़ा रेयरली हो गई है जो बूढ़े 30 के बाद लड़ने स्टार्ट हो जाते होंगे। उनका हो सकता है टेस्टोस्टेरोन लेवल और ऊपर होगा, पर उतना लेवल हमें डॉक्टर नहीं देते। वो स्मूथ पेस पे रखते हैं कि इतना ही रहे, डैमेज ना करे। क्योंकि ओवर लेने से क्या होगा, लीवर फंक्शन में भी दिक्कत आती है। बीच में मेरा थोड़ा सा हाई हो गया हुआ था, डॉक्टर ने चेक किया, कहते हैं लीवर फैट बनने लग गया है, थोड़ा जिम, थोड़ा न्यूट्रिशन और ध्यान देना स्टार्ट कर दो। डॉक्टर ने वैसे क्या, दवाई नहीं दी कुछ वैसा, कहते अपनी रूटीन में थोड़ा इस चीज़ को ऊपर काम करो और आगे आगे ना ये ना ये डैमेज करने लग जाए, इसलिए डोज मैं इस टाइम पे थोड़ा कम कर लूँगा, इतने दिन थोड़े बाद ले लेना। और डॉक्टर साथ ही में चेंज करवाते थे। अब यहाँ पे अब मैं बता दूँ ये इंजेक्शन है, लेने जाओ, किसी ने जाके फार्मेसी से उठा लिया, उसे क्या पता कितने दिन बाद दूसरा लेना है, 15 दिन बाद ले लिया, किसी ने हफ्ते बाद ले लिया, उसका अंदर से तो कुछ और ही डैमेज हो स्टार्ट हो जाएगा, लीवर फेल हो सकता है, कोई और बीमारी बनी। उनको लग रहा है कि बस हमारी दाढ़ी आ जानी चाहिए, ये मर्द बन जाएंगे हम उस एक इंजेक्शन से। वैसा बस मिथ है। मेरे को भी लगता था कि एक इंजेक्शन डाला, अगले दिन मैं ऐसे हल्क बन के वो बाहर चल रहा हूँ। हाँ, इतने साल की मेहनत है, 7 साल लगे हैं। अब वो लोग सोच रहे हैं कि शायद बॉडी इसकी टेस्टोस्टेरोन के साथ ही लेते लेते बॉडी बन गई। कैसे बनेगी? काम नहीं करोगे, जिम नहीं जाओगे, कैसे बनेगी? आप बाकियों की भी बॉडी अलग अलग टाइप की है, कोई पतला है, कोई मोटा है,
तो जो जिम जा रहा है उसकी बॉडी अच्छी है, बस वही काम जिम कर रहा है, डाइट भी कर रहा है। भाई वैसे अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, मतलब तुम्हारा खुद का क्या मन है शादी करने का, आपकी फैमिली कैसे रिएक्ट करती है शादी को लेकर? शादी के लिए पूछ रही है फैमिली बेचारे कि कब कर रही है। मैंने कहा यार अभी तो मेरी 28 उम्र है, तो 30 तक तो क्रॉस होने दो। अगर मतलब लड़के बेचारे 30 के बाद ही कर रहे होते हैं ना, वेल सेटल्ड हो गए, वैसा ही मेरा माइंड सेट वैसे ही है, जल्दी निकलने वाला वो है ही नहीं। तो कहते हैं हाँ फिर बता दो हमें भी डेट्स फाइनल करो। मैं नहीं, पैसे जोड़ने दो, अभी आराम से करेंगे फ्यूचर में। और उसके बाद भी मैंने सोचा है कि काफ़ी लोगों को अपनी तरह जो हैं हेल्प करूँ मैं आगे जाके। वैसे जो पेरेंट्स की वो सपना होता है हर देसी पेरेंट का, यार हमारा बच्चा होगा, पोता होगा हमारा, तो वो अब पेरेंट्स को तो मालूम है ना दैट यू कैन नॉट मेक किड्स, हाँ, राइट? हाँ। तो वो उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं? पूछते हैं क्या करना है आगे का। मैंने कहा कि वो साथ वाली का ही है, कर लेंगे। फिर मेरे को ऐसे तो यार साथ वाली उसका हुआ ना, मेरा तो नहीं हुआ होता है, माइंड में आती है यही चीज़ें। तो फिर वो कहते कि देख लो अब आपकी चॉइस है, फ्यूचर तो एक जनरेशन के आगे बढ़ता है, अब तुमने तो रोक दिया। तो फिर मैंने कहा साथ मतलब पार्टनर से पूछा, तो वो कहते कि जब हमें लगेगा कंफर्टेबल तो वहाँ तक जाएंगे। अडॉप्शन भी हो सकता है उस चीज़ में ऑप्शन, या वही कि आप IVF के थ्रू या बाहर से ले लिया स्पर्म, वो कर लिया। तो बीच में मैंने ये भी माइंड सोचा था कि मैं अपना ओवरी वो करवा दूँ फ्रीज़, जो ऑप्शन होता है। बट उस टाइम पे मैंने हार्मोन स्टार्ट कर दिए थे। वो अब डॉक्टर कह रहे थे कि आप लेट हो गए हो, उसके बाद आप 0 पे आओगे, फिर से शुरू करोगे, थोड़ा ना इम्बैलेंस हो जाएगा बॉडी का। तो ये चीज़ करने से अच्छा है अब आप आगे प्रोसीड कर ही लो, आगे जाके रुको मत। अगर रुक भी गए 1 साल मान लो आपके पीरियड्स आने में लग जाएंगे, ठीक है, चलो 6 महीने में भी आ गए, फिर वो एग्जैक्ट ओवरी मैच कर भी रही है, वो अच्छी भी है कि फ्रीज़ कर पाओ कि वो फर्टिलाइज बाद में होएगी, तो वो बड़ा रिस्की वाला काम है अभी करना। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब जो कर लिया, अब उस टाइम पे नहीं थे अवेयर, और ऑब्वियसली पैसे भी नहीं थे कि आप जाके इतना माइंड से सोचो कि ओवरी फ्रीज़ कराएंगे, पहले ऐसे ऐसे स्टेप बढ़ेंगे। तो इसलिए जो लोग बाकी ट्रांजिशन में आ रहे हैं 18 के बाद ही शुरू होते हैं कि हार्मोन दे दो, ये कर दो, तो उनको यही है कि आराम से सोचो। मैंने भी तो 24-25 में स्टार्ट किया अपना, दाढ़ी आई है, उन्हें लगता है 18 के बाद ही दाढ़ी बनना स्टार्ट हो जाती है, यही एज है, बन जाएगी अगर तुम काम कर रहे हो उसमें, उस टाइम पे बन जाएगी। 25 के बाद ही मैंने दाढ़ी लाई है अपनी। तो बूढ़ा हो जवान हो कोई मैटर नहीं कर रहा है, इंजेक्शन मिल रहे हैं डोज उस चीज़ के, वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद ओवरी फ्रीज नहीं की, आगे जाके अब बच्चों का जो सोचेंगे तो वो वही सोच सकती है जो आपका पार्टनर है। आप तो अब देखोगे बस साइड पे बैठ के, या तो एक्सेप्ट करोगे। फैमिली को पता है आपके बारे में? फैमिली में कुछ मेंबर्स को पता है, अभी पेरेंट्स को प्रॉपरली नहीं पता। बाकी मेंबर्स जैसे सिस्टर ब्रदर ऐसे उन सबको पता है कि हाँ ये चल रहा है। पेरेंट्स तक को प्रॉपरली वैसा कुछ गाइड नहीं। मेरी फैमिली में पता है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये है, ऐसे रहना है इनको, आगे पूरा फ्यूचर तक उन्होंने सोच लिया। अब देखते हैं कब तक चलता है रिलेशन, क्या पता बीच में ही ना हो जाए कुछ, पर ठीक है अपनी साइड से लॉयल वैसा है। बढ़िया भाई। ऑसम भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। एंड जितनी ओपन तरीके से आपने बात करी, बहुत ज़्यादा करेज चाहिए होता है। आपने खुद अपनी जर्नी इंस्टाग्राम पे भी दिखाई है, और सब वीडियोस और फोटोज़ आप डाल ही रहे हो, खुल के सारे टॉपिक्स पे बात कर रहे हो, किसी भी बात करने में आप हिचकिचाए नहीं, बहुत करेज लगता है। एंड हमारी तरफ से तो बेस्ट विशेज़ हैं ही आपकी आगे फ्यूचर के लिए, जो भी आप चाहते हो सब आपको मिले। एंड ऑडियंस से भी यही कहेंगे कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए जिसमें टीजे आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप इनको इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। इनका इंस्टाग्राम स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा था, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। आप कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हो। और ज़रूर यार किसी को भी इंस्टाग्राम या कहीं पे ट्रोल करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लो कि उसको वो कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, कैसे हिट कर सकता है। सबको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का हक है। एंड आप कुछ कहना चाहते हो जाते जाते ब्रदर? बस थैंक यू सो मच मेरे को इनवाइट करने के लिए और जनता के सामने लाने के लिए। मैंने काफ़ी इन्जॉय किया पॉडकास्ट में आके। रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड मिलते हैं दोस्तों हम नए पॉडकास्ट पे। टिल देन अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। चलो जी, बाय बाय। बाय।